हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो पीवाईक्यू 2022 हमारा रहेगा वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये पीवाईक्यू 2022 का है। ये 6 सेम डबल ई का पेपर है। 100611 पेपर कोड हमारा इसका है। 6 सेम डबल ई के बच्चों के लिए। ओके। जो 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, पूरे 10 ऑब्जेक्टिव हैं, बाकी सब्जेक्टिव रहता है पार्ट, तो वो आप जानते हैं। बी में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार और उसका जो पैटर्न है, ये आप लोग उससे भली-भांति हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसका हम पीवाईक्यू करेंगे। ऑलरेडी इसके कुछ जो कंसेप्ट हैं वो ऐप पे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। और न्यू कंटेंट के रूप में हम ज़रूर और ऐड करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 6 सेम डबल ई कंप्यूटर आर्किटेक्चर पीवाईक्यू 2022 का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 1। Choose the correct answer for any 7 of the following. Okay. Choose the correct answer for any 7 of the following. यानी 10 हमारा क्वेश्चंस है, उसमें से 7 आपको कोई भी चूज करते हुए आगे जाना है। ठीक है। पहला हमारा क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड आर स्टोर्ड। जब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कोई भी हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमारा कोई भी हो, उस केस में क्या होता है कि जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कोई सर्किल में या साइकिल में जाएगा, ओके, तो क्या होगा? ओके, तो जब इंस्ट्रक्शंस इन करता है तब प्रोसेसर चाहे उस इंस्ट्रक्शंस को, उस प्रोसेस को एक मेमोरी में एलोकेशन मिले या ना मिले, ये जब स्टोर होगा कोई भी इंस्ट्रक्शन, चाहे कोई भी डेटा या कोई भी एक वैल्यू ही ले लें, मेमोरी पे जब स्टोर होता है और उसका कोई एड्रेसिंग पार्ट नहीं होता है, तो उस केस में ऑपरेंड जो होते हैं, ऑपरेंड क्या हुए? डेटा। ये हमारा क्या हुआ? ऑपरेंड हुआ। ए हमारा क्या हुआ? बी क्या हुआ? सी क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? हमारा ऑपरेंड टाइप है। जब कोई इंस्ट्रक्शन जैसे ऑपरेंड हमारा ये 10 हमारा आया इसमें, ठीक है। अब मेमोरी पे या फिर जब हम इंस्ट्रक्शंस इसमें इन करेंगे तो इसे कोई एड्रेस मिले ही। जैसे कोई होता है कोई एक ऐसा चीज जिसका कोई एड्रेस ना हो, ठीक है, यानी उसका लोकेशन फिक्स नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसका अभी तक एड्रेस हम लोकेट अभी नहीं किए, यानी उसको एड्रेस नहीं मिला है। यानी तब तक क्या है, वो डेटा या फिर आपका घर या फिर कोई भी, तो एक क्या है कि वहां पे उसका लोकेशंस नहीं है अभी। बाद में जाके उसको एड्रेस मिले या ना मिले, उससे वो बात की बात है। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड कहाँ स्टोर रहता है? तो वो वहां पे क्या होगा? वो एक्यूमुलेटर का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। कुछ केसेस में कुछ केसेस में यहाँ पे आप थोड़ा जो ऑप्शंस दिया है ये कंफ्यूजन वाला है। क्योंकि कुछ केसेस में ये रजिस्टर्स को भी अगर आप यहाँ पे चूज करोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा आपने गलत किया। लेकिन जब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का पार्ट आ जाता है, जब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का आता है, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिख भी दिया है। इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड आर टिपिकली स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। The zero address instruction method is type of computer architecture where the instruction do not specify any operand. Instruction जो है उसका operand वहां पे specify नहीं होता है। Instead, the operand are implicitly assumed to be in the certain predetermined locations such as the registers or a accumulator. इसलिए अगर आप रजिस्टर्स को भी लेके चलते, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये नहीं कि ये आप रजिस्टर्स को अगर आप यहाँ टिक मार देंगे तो वो गलत होगा। क्योंकि रजिस्टर भी जीरो एड्रेस लोकेशन को स्टोर करता है और एक्यूमुलेटर भी करता है।
तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर भी लेके चल सकते हैं, रजिस्टर्स, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दे दिया है ये दोनों पार्ट यहाँ पे ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, ठीक है। इस केस में आप अगर रजिस्टर्स को भी लेके चलो, एक्यूमुलेटर्स को भी लेके चलो, तो आप दोनों यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ जीरो एड्रेस जो दे दिया है नाम, और ऊपर से ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दे दिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आप एक्यूमुलेटर को मारें या रजिस्टर्स को मारें। तो आप एक्यूमुलेटर को लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रजिस्टर्स को भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा एक स्टोरी के रूप में, एक कंसेप्ट के रूप में आपको यहाँ बता दिया है। इन द कॉन्टेक्स्ट, zero address instruction directly operate on the data stored in the accumulator without explicitly specifying operand location. This approach was used in some early computer architecture and generally less common in modern computer system. ये मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में भी ऐसा होता है। एंड मेन काम जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का है वो डायरेक्टली ऑपरेट क्या कौन डेटा स्टोर, जहां एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, जहां पे जीरो एड्रेस है, कोई एड्रेस उसका लोकेशन नहीं मेमोरी का है। जब किसी का कोई एड्रेस ही नहीं रहेगा, आप उसे कहां से फाइंड करोगे? तो वो उसका प्री डिफाइंड लोकेशन फिक्स होता है, वो कहां जाता है, तो एक्यूमुलेटर या रजिस्टर्स पे वो वहां पे चला जाता है। तो इसलिए जब भी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का अगर कोई कंसेप्ट आएगा, या फिर उसमें अगर एक फाइंड करने का आएगा कि कहाँ गया वो डेटा या कहाँ पे वो हम उसे स्टोर करें, तो उसमें आ जाता है क्या, एक्यूमुलेटर या रजिस्टर्स। इसलिए रियल लाइफ, अगर आप इसे रियल लाइफ से भी हम अगर इसको इसका अगर एक तरह से एग्जाम्पल लें, तो कोई सामान या फिर कोई किसी का घर नया अगर कहीं बनता और उसका अभी तक लोकेशंस नहीं है या फिर उसका कोई एड्रेस नहीं है, तो वो क्या है, जीरो एड्रेस पे है, यानी वो पृथ्वी पे कहीं है। क्या करते हैं, वो कहीं उस एरिया में कहीं है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। तो इसी केस में यहाँ भी इसी चीज को आप लेके चल सकते हो कि हमने जो डेटा दिया उसे एड्रेस तो मिला नहीं, तो वो यानी वो सिस्टम में कहीं तो स्टोर होगा, तब तो मुझे दिख रहा है। तो वो कहाँ है, या तो रजिस्टर्स पे या एक्यूमुलेटर पे। ओके, तो ये यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, ए का आप 2 लेके चलो या रजिस्टर्स, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसलिए दोनों यहाँ पे लेके आप चल सकते हो। मतलब टिक एक का करोगे, टिक कोई एक करना, दोनों नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 1 का बी, द एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड बहुत सारा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट है, इंडेक्स है, रिलेटिव है, बहुत सारा एड्रेसिंग मोड हमने बहुत पढ़ाया भी है। आप मैक्रो प्रोसेसर में भी ये डील है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये डील ये कंसेप्ट है, सब बहुत जगह इसे हमने यहाँ पे पढ़ाया है, रिकॉर्डेड में है, वो वहां आप देखेंगे। the addressing mode which makes use of indirection pointer is, ठीक है, क्या कह रहा है, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर, मतलब कोई पॉइंटर का है, यहाँ लोकेशन, यहाँ पे भी क्या है, फाइंड करने का है, यहाँ पे भी क्या है, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का है। जब किसी सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड वे में आप करेंगे, ओके, ऑर्गेनाइज्ड आप करेंगे, तो उस केस में वहां पे क्या आएगा, एक डेटा हमारा गया, उस जगह उसे लोकेट किया, और वो इनडायरेक्ट है। पॉइंटर का क्या काम होता है, किसी सिंपल पार्ट का वो क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, ये एड्रेस स्टोर करता है। तो यानी आपका कोई लोकेशन पे कहीं डेटा है, वहां से वो क्या किया, एड्रेस लोकेट किया। एड्रेस लोकेट करके वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां कहाँ कहाँ जाएगा, तो वो चला जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे वो वहां पे जाएगा। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जब कोई भी सिस्टम जब कोई भी सिस्टम वहां पे जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो वैल्यू का कोई फिक्स्ड डायरेक्शंस जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता। तो वैल्यू का कोई फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे नहीं रहता। तो इस जैसे यहाँ पे हमने कोई वैल्यू ले लिया, यहाँ पे भी हमारा कोई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डेटा इसके अंदर 10 है और इसके अंदर ये एड्रेस इसका
हमने दे दिया, तो 1008 इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस स्टोर करके रख रहा है, और ये हमारा एक सिंपल वेरिएबल है, ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये इसका एड्रेस स्टोर करके किया, तो ये इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, और इसका अपना एक कोई एड्रेस मिला। मान लो 10021 हुआ इसका एड्रेस, एंड ये जो इसका एड्रेस है ये इसका वैल्यू हो गया। तो चूंकि कोई डायरेक्शन इस पे फिक्स नहीं है कि कहाँ इसका वैल्यू कौन से डायरेक्शन से जाएगा, तो इसलिए वो पार्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आ जाता है। तो यहाँ क्या है, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स use of indirection pointer in the indirect addressing mode. In this mode, the actual address of the operand is not directly specified in the instruction. क्योंकि उसका जो एक ऑपरेंड है उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो स्पेसिफाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज नॉट डायरेक्टली स्पेसिफाइड, क्योंकि वो इन डायरेक्शन में तो है ही नहीं, रूल में या फिर क्यू में तो है ही नहीं, वो इनडायरेक्ट है, कहीं कहीं पे होगा, तो उसका कोई डायरेक्ट एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई हो नहीं रहा है, तो उस केस में वो चला जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इंस्टेड द इंस्ट्रक्शन कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्टोर्ड बाय फॉलोइंग द इनडायरेक्ट एड्रेस द प्रोसेसर कैन एक्सेस ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से फिर क्या होता है, वो डेटा हमारा लेता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, दिस मोड यूज इंडेक्स रजिस्टर टू मॉडिफाई द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। इंडेक्स में इंडेक्स के बेसिस पे हर एक नोड का अपना एक इंडेक्स वैल्यू रहता है। उसी तरह रिलेटिव एड्रेस हो या ऑफसेट एड्रेसिंग मोड हो, हर एक से क्या होता है, एड्रेस का ही पार्ट होता है। एड्रेस चाहे डायरेक्ट हिट करता हुआ हो, भाया मीडिया आप कहीं पहुंचे या ऊपर से पहुंचे, कहीं से भी आप लोकेशन तो कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं ना। ओके, चाहे वो फिजिकली हो, ऑनलाइन हो, लोकेशंस फाइंड हो, एयर फाइंड हो, वेब फाइंड हो, या फिर गूगल अर्थ के थ्रू फाइंड करें, कहीं से भी आप करेंगे तो हर एक चीज में कोई ना कोई एड्रेस मोड में वो चला जाता है। ओके, तो the addressing mode which makes use of indirection pointer is indirect addressing mode. ओके, ये इतना जो थ्योरी है ये ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना नहीं है, बस हम समझाने के लिए ये डील हमने यहाँ पे किया है। आपको बस आंसर मारना है पहला, यानी 1 का बी का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका सही ऑप्शन है। ओके, 1 का सी, when generating physical address from a logical address, the offset is stored in. When generating physical address from a logical address, physical address क्या है, logical address क्या है? अगर आप इसे समझे रियल लाइफ से, अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो परमानेंट एड्रेस आपका क्या हुआ, फिजिकल एड्रेस है, एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या हुआ, वो लॉजिकल एड्रेस है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कभी भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका क्या होता है, वो फिक्स होता है। अगर फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है ओवर द लॉजिकल एड्रेस में, तो ऑफसेट वैल्यू जो हमारा रहता है वो कहाँ जाके स्टोर रहता है, ठीक है, तो वो चला जाता है पेज टेबल में। पेज टेबल वो काम करता है जो कि पेजिंग का, रिप्लेसमेंट का, पेज का ट्रांसफरिंग का, पेज का एक जगह से दूसरे जगह स्वैपिंग का एक टेबल के रूप में बनता है। कौन सा पेज कहाँ पे जाके ऐड मिल रहा है, कौन सा पेज फाइंड नहीं हो रहा है, पेज फॉल्ट आ गया है, इन सब चीजों में पेज टेबल का काम आता है। ठीक है, इसे पेज टेबल को समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट जो है उसे समझना पड़ता है। ओके, व्हेन जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस फ्रॉम अ लॉजिकल एड्रेस, व्हेन जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस, जब फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस में, द ऑफसेट इज स्टोर इन द पेज टेबल। कहाँ स्टोर हो जाता है ऑफसेट, पेज टेबल में। In the context of virtual memory management, the process of translating logical address to physical address involving using a page table. Page table में ही वो involve होता है। The page table keeps track of the mapping between the logical address used by the CPU and the physical address in actual memory.
it also store the offset, which is the part of the logical address that indicate the position of a specific byte within the page. अगर हम इसका एक नॉर्मली एक डेप्थ में जाएं, तो डेप्थ में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वर्चुअल मेमोरी का क्रिएशन करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पे क्या काम आता है, तो वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पे काम क्या है कि जब कोई भी पार्ट या मेमोरी या कोई भी जगह जब फुल हो जाता है, ये मतलब स्पेस नहीं हो, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पेस ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी पार्ट या टेम्पररी एक स्पेस को ढूंढेंगे जो हमें तत्काल काम करने के लिए मुझे स्पेस दे दे, ठीक है, तो हम वो काम कर ले, या नहीं तो जो अभी इस जगह पे सामान रखा गया होगा उसे हम टेम्पररी कहीं किसी जगह पे शिफ्ट कर दें जो यहाँ पे फ्री हो जाए और हम काम कर सकें। तो इस केस में वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो हमारा बहुत हेल्प करता है, ठीक है, उस केस में हमारा क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी बहुत हेल्प करता है। तो वर्चुअल मेमोरी को हेल्प करते हुए या वर्चुअल मेमोरी का एग्जीक्यूटिंग पार्ट करते हुए उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लो हाथ है, हथेली मान लो, ठीक है, हमने बहुत सारा सामान इस पे रख दिया, ओके, अब कोई और हम सामान लेके आए और वो हम कहाँ रखें वो स्पेस नहीं है, फिर तो वो क्यू में ही रह जाएगा, वो प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि उसे रखना भी जरूरी है, उसका भी प्रोसेसिंग जरूरी है, तो वो कैसे होगा, तो वो इसलिए होगा कि अब हम क्या करेंगे, एक वर्चुअली मेमोरी को क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मेमोरी ऑलरेडी जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो हमारा क्रिएट रहता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करेगा कि जो बिना मतलब का फाइल यहाँ पे ओपन है या नहीं तो ओपन करके छोड़ा हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, हम कुछ समय के लिए मिनिमाइज करके वो पेज को रिप्लेस कर देंगे, कहाँ पे, वर्चुअल में पे हम डाल देंगे, वो चला जाएगा वर्चुअल पे उसे, तो वहां पे होता है पेज मतलब पेज रिप्लेसमेंट कर देना। तो जैसे ही ये मेमोरी रिलीज होगा, ये मेरा यहाँ से सामान टेम्पररी हम कहीं पे जाके रख देंगे, मान लो ये वर्चुअल मेमोरी हमारा है ये वाला पाथ एंड ये हमारा परमानेंट है, तो यहाँ का सामान कहाँ चल गया, ये इस वर्चुअल पे, तो ये हमारा रिलीज हो गया। अब जो कोई हम सामान रखेंगे वो तो आसानी से फिर इसे रख सकते हैं, हम इसे काम रख के काम करके फिर इसे हम अलग कर दिए, फिर जो वर्चुअल मेमोरी पे कोई फाइल हमारा रहेगा फिर हम मुझे एक्सेस करके इन पार्ट पे ले आएंगे। इस तरह से ये हमारा काम होता है, ओके। ये इसका मेन ऑप्शन क्या होगा, पेज टेबल। तो पेज टेबल का भी यही काम होता है, जब पेजिंग जैसे प्रोसेस हमारा कोई आया और पेज फॉल्ट वहां पे आया, तो पेज फॉल्ट होना, पेज स्वैप होना या रिप्लेसमेंट होना, वहां पे कौन सा पेज मिल रहा है कौन सा पेज नहीं मिल रहा, अगर कोई पेज हिट नहीं किया, पेज नहीं मिला तो वो पेज फॉल्ट में चला जाता है, अगर कोई पेज मिल रहा है तो वो पेज हिट में आ जाता है, ओके। तो जैसे ही कोई फिजिकल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस वो जनरेट होता है, तो ऑफसेट वैल्यू जो हमारा उसका यानी जो एक तरह से पेज फॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, पेज टेबल में, ओके। ये हम इसका सही ऑप्शन है पेज टेबल। वन का डी, क्वेश्चन नंबर वन का डी, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन, चूंकि यहाँ पे देखिए वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बूट सेक्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज करेंगे कि बूटिंग पार्ट या बूट सेक्टर, बूट सेक्टर एक्चुअली या फिर अगर हम इसे और डेप्थ में जाएं तो बूट सेक्टर या बायोस ये अलग अलग एक वर्ड है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, लेकिन बूट सेक्टर है वो कहाँ पे रहता है। तो कुछ स्टूडेंट्स से मैंने जब डिस्कस किया इससे, तो बहुत सारे लोगों ने फोर्थ हमारा फास्ट और सॉलिड स्टेट मदरबोर्ड चिप इन द, चूंकि बूटिंग का काम है तो बूटिंग कौन करता है ये आप समझने का है। अगर आप इसे रोम को सही मारोगे या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है सॉलिड स्टेट मेथड मदरबोर्ड में जो चिप मान लो इनबिल्ड है उस पे अगर आप मानोगे
तो बूटिंग, व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग वो होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क, या फिर आज के समय में ले लो, अगर हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर कौन कर रहा है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव कर रहा है, एसएसडी हम जिसको बोलते हैं। अगर आप उस पे ले लो, तो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वही बूट सेक्टर हमारा होता है। तो बूटिंग जब स्टार्ट होता है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोड करते हैं तो एक सेक्टर हमारा उसका बन जाता है हार्ड डिस्क के ड्राइव में, जहां पे वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, चूंकि जैसे ही वो ऑन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल होता है और बूटिंग स्टार्ट हो जाता है और फिर हमारा ओएस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका सही ऑप्शन वो हार्ड डिस्क होगा, ना कि रोम। रैम तो होगा ही नहीं। अगर कंफ्यूजन अगर कोई कहीं पे करेगा तो वो रोम होगा और फोर्थ नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ क्या कह रहा है, बूट सेक्टर यानी बूटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के लिए वो क्या होता है, एक तरह से रेडी होता है। तो यानी बूटिंग हमारा क्या है, बूटिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अब कॉल हो रहा है, बूट हो रहा है। तो बूट होने के बाद क्या होता है, हमारा वो एक ये क्या कहते हैं, डेस्कटॉप ओपन होता है। डेस्कटॉप होने के बाद हम फिर सिस्टम पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो बूटिंग सिस्टम जो हमारा कंसेप्ट है, जो कि एक तरह से अगर हम ये समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है, तो क्या होता है, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर टिपिकली स्टोर्ड, boot sector file of the system are typically stored in the hard disk. Boot sector, also known as the मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसको हम एमबीआर भी बोलते हैं, जो बूट सेक्टर हो या फिर अलग नाम से एमबीआर भी बोले, मास्टर बूट रिकॉर्ड is a typically type of sector located at the beginning of a storage device such as a hard disk. It contains the necessary code to start the boot process and load the operating system into the computer memory. साफ है, क्लियरली मैंने आपको लिख दिया है से समझने के लिए कि बूट सेक्टर है जहां पे जो बूटिंग का फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो मेमोरी पे लोड हो रहा होता है, वही होता है बूटिंग। हम बूट सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है, और वो जो स्टोर होता है कहां पे, हार्ड डिस्क में, या फिर कोई भी सेकेंडरी डिवाइस अब यूज हो रहा होगा, आप रोम ना ही कोई मदरबोर्ड में इनबिल्ड चिप होगा, वो सब नहीं होता है। वो जब भी होगा तो एक्सटर्नल कोई मेमोरी डिवाइस होगा जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम फुल्ली लोड हो रहा होता है। ओके, समझे? तो वन का डी का ऑप्शन नंबर वन हार्ड डिस्क होगा। ओके, वन का ई, द ट्रांसफर ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ डेटा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसर इज डन बाय, लार्ज ट्रांसफर जो है बहुत सारा डेटा हमारा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट जब प्रोसेसर के इन्वॉल्वमेंट में, ओके, इन्वॉल्व है, प्रोसेसर भी है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम भेज रहे हैं, तो वहां पे कौन उसे एक तरह से हैंडल करता है, तो वो पार्ट आ जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं, लार्ज अमाउंट, बहुत सारे डेटा को। द ट्रांसफर ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ डेटा with the involvement of the processor is done by DMA, memory access controller. DMA is a feature of computer system that allow certain hardware subsystem to access main system memory independently of the central processing unit. सीपीयू में कोई भी एक्सेसिंग, यहाँ जो डीएमए इज फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउ certain hardware subsystem to access main system memory independently of the central processing unit. तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करेगा, जब मेमोरी से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, डायरेक्ट हम हीटिंग करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेसिंग करेंगे, जहां पे लार्ज बहुत सारे डेटा को हम एक आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हमें ये प्रोवाइड करवाता है, या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू
हम क्या कर सकते हैं, इसे हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, DMA is particularly useful for transferring large block of data between device and memory without involving CPU. DMA क्या है, एक ट्रांसमिट लार्ज ब्लॉक हमारा काम करता है, लार्ज ब्लॉक है, बहुत सारा यूजफुल उसके फीचर्स हैं। जैसे अगर हम इसे ये समझे कि ये हमारा मेमोरी कोई लोकेशन है, मान लो ये पूरा स्क्रीन हमारा क्या है, मेमोरी लोकेशन है, वहां डायरेक्ट मेरा एक्शन है, डील हमारा हो रहा है। यानी डायरेक्ट डील अगर हो तो ज्यादा फायदा होता है ना। अगर भाया मीडिया अगर कोई नहीं बीच में रहे और डायरेक्ट अगर हमारा डीलिंग हो तो क्या होता है, हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग होता है, हमारा अच्छा एक डीलिंग होता है, जिससे हम आसानी से मिसकम्युनिकेशन गैप नहीं वहां पे होता है और आसानी से हम अच्छा डील हम कर सकते हैं। तो उस केस में ये हमारा बहुत बड़ा रोल करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम रिट्रीव भी कर सकते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके, बाकी मैंने यहाँ पे और थ्योरी लिखा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप ये 2 लाइन पढ़ लोगे बहुत, वही काफी है। बाकी मैंने समझा ही दिया इसका। 1 का ई का पहला नंबर ऑप्शन डीएमए कंट्रोलर यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। 1 का एफ, इन मेमोरी मैप्ड पुट आउटपुट, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, the input output device and the memory share the same address space। यहाँ कह रहा है इन मेमोरी मैप में इनपुट आउटपुट क्या होता है, इन मेमोरी मैप के अंदर इनपुट आउटपुट में क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट में एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, यहाँ पे क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, memory mapped input output is a method for performing input output operation between the central processing unit and the peripheral. In this approach, specific memory addresses are assigned to 10 device, allowing the CPU communicate with the device if they are memory location। चूंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या है यहाँ पे काम, कि इनपुट आउटपुट से क्या है हमारा, वायर्ड के थ्रू, पेरिफेरल के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, पेरिफेरल के थ्रू हमारा वो मैप्ड होता है, पेरिफेरल के थ्रू परफॉर्मिंग हमारा उसका काम होता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि जैसे ही और जो भी कनेक्ट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी में से उसको हैंडल करने के लिए कोई भी पार्ट, तो वो हमारा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर से के थ्रू हुई डायरेक्ट वो उससे कनेक्ट होता है। क्योंकि बिना उसके तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिकॉग्नाइज होना यानी फेच करना कि यहाँ कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच है हमारा सिस्टम से है या नहीं है, उसके अंदर फिर उसका प्रोसेसिंग करना। इनपुट आउटपुट क्या करता है, इनपुट देता है एंड आउटपुट डिवाइस हमें आउटपुट देता है, बस और तो इसका कोई काम है नहीं। तो उसी केस में मेमोरी का भी जो एड्रेसिंग स्पेस होगा या कोई भी इनपुट आउटपुट दोनों सेम उसका मेमोरी लोकेट होता है। क्योंकि कोई भी अगर वो सामान हमें रखना है तो एक जगह ही पे होगा ना, उसका तो सामान होगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारे सामान का सेम जगह पे हम रख दें, यानी एक सामान रखा कार्टून, उसके ऊपर दूसरा रखा, उसके बाद तीसरा रखा, यानी इस सारे चीजों का एड्रेस स्पेस क्या है, सेम ही है ना। तो सेम एज यहाँ पे भी है, इनपुट आउटपुट जो मैप्ड होता है जो मेमोरी के अंदर, उसका जो डिवाइसेस एंड मेमोरी का होता है स्पेस शेयर होता है। ओके, यानी 1 का एफ का ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 का जी जो क्वेश्चंस है वो क्या कहता है, द रिटर्न एड्रेस for the interrupt service routine is stored on the return address for the interrupt service routine is stored on the। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरप्ट सर्विस कह रहा है, तो इन रिटर्न एड्रेस फॉर द इंटरप्ट सर्विस। इंटरप्ट का पार्ट हमने बहुत बार डील किया, इंटरप्ट क्या है। अब चलिए इंटरप्ट को पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसे हम पढ़ते हैं पहले। When the interrupt occur,
the process suspend its current execution and transfer control to the interrupt service routine ISR. अब ये इंटरप्ट क्या करता है? मान लो आप काम कर रहे हो, जा रहे हो, आपने को किसी ने रोक दिया, ठीक है? आप जा रहे हो, आपको रोक दिया कि अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यानी आपका जो प्रोसेस हो रहा था वो अब स्टॉप हो गया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अब कोई रास्ता आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? आज अपने काम को सस्पेंड करके फिर नेक्स्ट डे के लिए या आगे के लिए आप फिर क्या करोगे? बढ़ा दोगे, ओके? अगर कोई रास्ता नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है? व्हेन अ इंटरप्ट अकर, अगर कोई अकर आ गया तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसे सस्पेंड कर दोगे। यहाँ पे क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा आपका काम। द प्रोसेस सस्पेंड इट्स करंट एग्जीक्यूशन, अब अभी जो एग्जीक्यूशन हो रहा था वो क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR टू इंश्योर दैट the ISR can return to the interrupt program after it completes. The processor serves the return address on the stack. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? आपने आपका जो काम प्रोसेस में जा रहा था वो तो अब इंटरप्ट हो गया आज, तो आगे ISR को जो हम भेजते हैं, मतलब नॉर्मली तो हम अपने दिमाग में रखेंगे रियल लाइफ में, तब आपका दिमाग फिर कहेगा कल का वो प्रोग्राम जो है फिर से उसे कंटिन्यू करना है, उसे क्यू में लगाना है। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में रखेंगे, जब हम सिस्टम पे आएंगे, तो वो क्या करेगा कि ISR क्या करेगा? ISR का यहाँ पे क्या, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो होता है वो क्या करेगा? वो जो प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ था फिर उसे हम क्या करें? रीजनरेट करें। वो सर्विस रूटीन स्टोर कहाँ रहता है? तो वो रहता है प्रोसेस स्टैक में। वो जो सर्विस रूटीन रहता है, मतलब वो सर्विस होना है, वो रूटीन फॉलो करना है, वो काम जो इंटरप्ट हो गया था उसे फिर से स्टार्ट करना है, तो ये सब काम सारा प्रोसेस स्टैक देखता है। ओके, प्रोसेस स्टैक का काम जो भी क्यू में लगा है, कोई भी अगर इंटरप्ट हो गया है, कोई भी काम जबरदस्ती बंद किया गया है या कोई भी काम को रोका गया है, तो इस केस में वो जो है वो इस चीज को हैंडल करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, कौन? तो प्रोसेस स्टैक। द स्टैक इज ए स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा सच एज अ फंक्शन कॉल एड्रेस। अब यहाँ पे क्या है? स्टैक मेमोरी का एक यूजफुल टेम्पररी पार्ट होता है। क्यों? जब फंक्शन हम कोई भी कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल होता है तो टेम्पररी, परमानेंट के लिए तो होगा नहीं। हम अगर किसी को बुलाएंगे तो वो तो परमानेंट आएगा ही ना। कोई तो ऐसा मेहमान नहीं है ना कि आके घर में बस जाएगा। हम अगर किसी को आप बुलाते हो तो वो क्या है? टेम्पररी पार्ट होता है। टेम्पररी पार्ट यानी आपके घर का जो स्पेस है वो कुछ समय के लिए वो यूज करेगा, चूंकि रहेगा तो यूज तो होगा ही ना। उसी तरह मेमोरी में भी स्टैक एक ऐसा जगह है जो कोई भी जो पार्ट को हम कॉल करते हैं या फंक्शन ही कॉल होता है प्रोग्राम में, तो वो कुछ समय के लिए वो क्या होता है? मेमोरी यूज होता है। फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड कॉलिंग फंक्शन, मेमोरी रिलीज हो जाता है। Variable and the other information during program execution, storing the return address on the stack allow and the correct follow the execution, ये हमारा क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है। तो कोई भी इंटरप्ट पार्ट में या कोई भी इंटरप्शन के आगे या कोई भी इंटरप्ट इन जो भी इन इंटरप्ट प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करने के लिए, उसे हम आगे करने के लिए हम प्रोसेस स्टैक में क्या होता है? वो स्टोर होता है सर्विस रूटीन उसका जो है। अगर वो इंटरप्ट हो गया तो वो ISR वो प्रोसेस स्टैक में जाके लोड हो जाता है कि ये प्रोसेस इंटरप्ट हुआ था, इसे फिर से हमें आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये इसका 1 का जी का थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, प्रोसेस स्टैक। 1 का एच क्या कहता है? द रजिस्टर which is attached to the service line is called, the register which is attached, जो रजिस्टर्स है वो किससे सर्विस लाइन में अटैच रहता है? ठीक है, रजिस्टर्स पार्ट। तो वो रजिस्टर जो अटैच होते हैं वो तो मदरबोर्ड के ही साथ वो इनबिल्ड होते हैं, चूंकि प्रोसेसर के साथ। ठीक है, तो वो उसके साथ जो प्रोसेसर में वो अटैच होते हैं वो पार्ट होता है पुल अप रजिस्टर, हम उसको बोलते हैं। A pull-up register used in digital electronics to ensure that
the input signal is known is in a known state if no other active device is connected to the input. It is typically connected to the power supply voltage VC to ensure that the interrupt is high logic level when no other active service is driving. ये क्या करता है कि अगर नॉर्मली इसे समझा जाए, ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, तो रजिस्टर्स जो पार्ट मैक्रो प्रोसेसर के साथ होते हैं वो पुल अप रजिस्टर्स के साथ अटैच होते हैं, और उनका काम जो मेमोरी में करंट पावर या वोल्टेज सप्लाई या मदरबोर्ड में जो एक करंट सप्लाई होता है, जिसे हम यहाँ पे आप समझिए टिपिकली कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई वोल्टेज के साथ ये कनेक्ट होता है। आप जो पिन डायग्राम आप मैक्रो प्रोसेसर का देखोगे, हमने जो बताया है यहाँ पे वीसीसी का और यहाँ पे भी ये काम रहता है। तो यहाँ जो मेन ग्राउंडेड वो करंट पास होता है, उसी के साथ हमारा रजिस्टर्स के साथ रजिस्टर्स जो हमारा है वो अटैच होता है। ओके, तो ज्यादा इसके अंदर का नहीं कंसेप्ट, तो 1 का एच का जो 2 नंबर जो हैगा वो सही है, यानी द which is attached to the service line is called pull up registers. Okay, in macro program 1 का I, in macro program approach the signals are generated by machine instruction. कोई भी मैक्रो प्रोग्राम्ड हो या एम्बेडेड सिस्टम्स का हो, कोई भी डिवाइस या मैक्रो कंट्रोलर हो, वो सिग्नल्स कौन अराइज करता है या सिग्नल्स को कौन जनरेट करता है, तो मशीन करता है। तो यहाँ पे इसका जो मेन है मशीन इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कभी सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, प्रोग्राम के थ्रू मशीन जो है वो सिग्नल जनरेट करता है, प्रोग्राम उसे हेल्प करता है सिग्नल जनरेट करने में, लेकिन वो हार्डवेयर अगर नहीं रहेगा तो सिग्नल्स को रिसीव और सिग्नल्स को जनरेट करने में वहां पे वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए मैक्रो प्रोग्राम में हो या एम्बेडेड सिस्टम्स का कोई भी मैक्रो कंट्रोलर हो या एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट हो या डिवाइस हो, वो वहां पे क्या करेगा, मशीन के थ्रू ही सिग्नल्स को ही जनरेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 का आई में पहला नंबर मशीन इंस्ट्रक्शंस ही सही है। आप यहाँ पे देखें, इन मैक्रो प्रोग्रामिंग अ सेट ऑफ मैक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बिहेवियर ऑफ हार्डवेयर रिस्पॉन्स टू मशीन इंस्ट्रक्शन। Macro instruction are low level instruction that control of operation needed execute high level machine, high level machines पे उसे execute कराओ, या low level पे, चूंकि low level पे तो अलग एक कंसेप्ट आ जाता है। हाई लेवल पे कोई भी अगर मैक्रो प्रोग्राम है जिससे इंस्ट्रक्शन देना है, सिग्नल्स देना है कि हाँ ये सिग्नल्स आ रहा है, ये इनपुट का सिग्नल आ रहा है, ये आउटपुट का सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई स्विच ऑफिंग पावर शटडाउन का सिग्नल आ रहा है, किसी भी टाइप का अगर सिग्नल्स हो तो वो उसे क्या करता है, रिसीव करने का या फिर जनरेट करने का काम कौन करता है, तो मशीन ही उसके अंदर का पार्ट तैयार करता है। ओके, तो मैक्रो प्रोग्राम हो या फिर इसके जगह अगर कोई क्वेश्चन ये अगर इसे बदल दिया जाए, तो हम यहाँ पे अगर हम एम्बेडेड सिस्टम अप्रोच में लिखें और उसे हम यहाँ पे द सिग्नल आर जनरेटेड, तो भी मशीन ही हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगर ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस को बदल के भी देखें तब, ठीक है, तो यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शंस सही ऑप्शन है। लास्ट ऑब्जेक्टिव 1 का जे, टू रीड द कंट्रोलर वर्ड सिक्वेंशली इज यूज, मतलब जो वर्ड को रीड करने का काम करता है हमारे सिस्टम में, वर्ड को रीड करता है, वो वर्ड सही है या गलत है। आप देखते होगे वर्ड में या किसी कहीं पे भी अब कोई भी चीज आप राइट करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है वहां पे, या तो रेड लाइन आ जाता है, या उसे बताता है कि ये गलत वर्ड है, तो उस वर्ड को रीड करते हुए कौन जाता है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन बता रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है यूपीसी, जिसको बोलते हैं मैक्रो प्रोग्राम काउंटर। यहाँ यूपीसी क्या करता है कि प्रोग्राम को जो भी हम काम कर रहे होते हैं, चाहे जो भी वर्डिंग का टेक्निक होता है, वर्डिंग सिस्टम होता है, हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो टेक्सटिंग का हो, इमेजिंग का हो, तो उन मेन ज्यादा टेक्सटिंग का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। जब हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो हर एक टेक्स्ट को रीड करना और उसे बताना, क्योंकि ये यूपीसी का टेक्स्ट पहले नहीं था। यहाँ देखिए,
In a macro program controller, you need this UPC responsible for sequencing the macro instruction stored in the control memory. The macro instruction are control word that direct the behavior of the hardware during the execution machine instruction. The UPC increment the read the control word sequentially, thereby determining the sequencing of macro instruction that need to be executed for given machine instruction. पीसी प्रोग्राम काउंटर है, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो प्रोग्राम काउंटर से वर्ड को भी काउंट करने का काम होता है और यूपीसी क्या करता है, हर एक वर्ड को रीड करते हुए वो आगे बढ़ता है। चूंकि रीड नहीं करेगा तो जब तक वो रीड नहीं करेगा तब तक वो जानेगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, उसे प्रोग्राम कैसे काउंट होगा, उसे काउंटिंग कैसे होगा कि कितने वर्ड हैं उस फाइल में। आप ये भी देखते होंगे कि वर्ड फाइल जब आप देखते हैं तो नीचे लेफ्ट साइड में डाउन में बॉटम डाउन में तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिया रहता है। वो कैसे पता चलता है? तो रीड करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था यानी लास्ट वन का जे का लास्ट क्वेश्चन जो था वो है यूपीसी, ठीक है, जे का थर्ड नंबर, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपने इस पार्ट का देखा। अब इसके जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम आगे आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम इसका जो ऑब्जेक्टिव है कैसे इसे डील किया जाए, कैसे इसे समझा जाए। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट थे उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम बताते हुए, हर एक क्वेश्चंस को डील करते हुए कैसे इसका आंसर देना है, कहाँ तक रोक देना है, बिना मतलब का आंसर नहीं लिखना है, तो उस चीज को हम वहां पे देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक आप इस ऑब्जेक्टिव को समझें, डील करें, लिखें और देखें क्वेश्चंस अगर हो सके या तो एक दो रिपीट भी हो जाए। कुछ क्वेश्चंस अगर हम इसे इम्पोर्टेंट के रूप में अगर हम देखें तो अगर हम इसमें देखें कि कौन आ सकता है या इससे रिलेटेड अगर कौन क्वेश्चंस हैं तो आप ये क्वेश्चंस को आप लेके चल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पार्ट हैं ये दो क्वेश्चंस, यहाँ पे दो आंसर है, रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर। ये क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट के रूप में जाता है। बाकी इनडायरेक्ट पे क्वेश्चंस आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस कोई जरूरी नहीं है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे ना आके, हो सकता है रिलेटिव पे आए या इंडेक्स पे आए, लेकिन एड्रेसिंग मोड पे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, पेज टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आर्किटेक्चर में नहीं देगा। बूट सेक्टर ये भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजीली है। ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ है डेटा, अगर हम इसे दूसरे के रूप में भी देखें तो भी ये क्वेश्चंस अलग चेंज नहीं हो सकता, इसका यही तरीका ही यहाँ पे काम चलेगा। मेमोरी मैप्ड में ये भी नहीं है, उसका कोई ज्यादा सिस्टम्स यहाँ पे नहीं आएगा। रिटर्न एड्रेस इंटरप्ट सर्विस में यहाँ पे है, अगर यहाँ पे इसे हटा दें कि ये कोई भी एड्रेस जो है वो इंटरप्ट में नहीं है या प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट नहीं हुआ, तो उस केस में कहाँ पे वो स्टोर होने के लिए जाएगा, तो ये यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख, अगर इंटरप्ट ना हो प्रोसेस तब ये आप समझ सकते हैं। ये भी कोई ज्यादा, यही एक दो क्वेश्चंस आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कैसे क्या हमारा इसमें आएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला पार्ट बताया वो क्वेश्चंस हैं जो क्योंकि उसमें दो हैं आ जाते हैं। एक आप जो मैंने उस पे बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो है उसके रिप्लेसमेंट में या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है एड्रेसिंग मोड है, उस पे आप देख सकते हैं क्योंकि उस पे क्वेश्चंस बदल के किसी और एड्रेसिंग मोड का वहां पे दे सकता है। ठीक है, तो तब तक इसे ऑब्जेक्टिव को समझ देखिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर 6M का पेपर कोड 100611 है, इसे आप यहाँ पे देखें। बाकी नेक्स्ट में हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट को लेके आएंगे।